नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का विषय कथेतर गद्य साहित्य रहने वाला है, जिसमें जो 3rd ईयर 6th सेमेस्टर ड्यू सोल रेगुलर दोनों में लगा हुआ है कि कंप्लीट पाठ्यक्रम को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम में बढ़ने से पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये वीडियो अभी बहुत लेट हो गई है। इसका कारण है कि मैंने ये वीडियो बनाना ही या कंटेंट ढूँढना ही बहुत लेट से शुरू किया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद है आप मुझे माफ़ भी करेंगे। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ, जिसमें से इकाई 1 में हमें पढ़ना है कथेतर गद्य साहित्य का परिचय, जिसमें कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और स्वरूप, कथेतर गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, कथेतर गद्य साहित्य एवं कथा साहित्य का अंतर संबंध। इसके बाद हमें इकाई 2 में कथेतर गद्य साहित्य के प्रमुख प्रकार, जिसमें जीवनी, डायरी, संस्मरण रेखाचित्र, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य पढ़ना है। उसके बाद हमें इकाई 2 में कथेतर गद्य साहित्य पाठ परक अध्ययन करना है, जिसमें आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना, जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी पर आधारित है। इसके बाद हमें दद्दा पढ़ना है, मैथिली क्षणगुप्त का संस्मरण, जो माधवी वर्मा जी ने लिखा। इसके बाद हमें स्मृति लेखा अग्गरे जी की रचना। इकाई 4 में हमें कथेतर गद्य साहित्य पाठ परक अध्ययन 2 में पढ़ना है अकेला मेला, विद्यापति नाच, निराला के पत्र, पत्र साहित्य निराला रचनावली। खैर ये तो बात रही पाठ्यक्रम की, लेकिन अब बात आएगी आपको इसमें से क्या पढ़ना है? चूँकि समय का अभाव है, इसमें मेरी भी गलती है, तो आपको पढ़ना क्या है? इकाई 1 में मैं प्रमुखतः यह 2 विषय आपके कर पाऊँगा, कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और उद्भव और इनका विकास। इसके बाद इकाई 2 में जीवनी, डायरी और संस्मरण रेखा चित्र मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद कथेतर गद्य साहित्य पाठ परक अध्ययन 1 इकाई 3 में हम पढ़ेंगे आवारा मसीहा और दद्दा। चूँकि कारण है, स्मृति लेखा भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखती है ये। लेकिन इसका कारण ये बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार में है। आप अभी इसके मूल टेक्स्ट को पढ़ने जाएँगे तो बहुत समय लगेगा। होने को तो आवारा मसीह का मूल टेक्स्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये समझने योग्य है, बहुत गम्य है, बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं इसको। इकाई 4 में हमें पढ़ना है प्रमुखतः विदा पदनाच और निराला के पत्र। अब अकेला मेला क्यों नहीं पढ़ा है? वही रीज़न है इसका भी कि ये भी बहुत विस्तृत अध्याय है अपने आप में, बहुत विस्तृत रचना है। तो अब बिना समय गँवाए हुए हम शुरू करते हैं। यहीं पे मैंने पीवाईक्यू भी लगा दी है, आपको पीवाईक्यू आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले ईयर के प्रश्न हैं। अब बिना समय गँवाए मैं शुरू करने जा रहा हूँ यूनिट 1। जैसा कि आपको पता है विषय का नाम है कथेतर गद्य साहित्य। अब इसमें कथेतर का अर्थ क्या है? देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कथेतर मतलब कथा से इतर, इसमें कथा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से साहित्य में ऐसी कोई रचना नहीं होती जिसमें कथा नहीं होती। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी की जीवनी हो, डायरी हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, उन सभी में किसी की कथा की एक कहानी तो होती है। वो तो विषय का अब नाम रख दिया है इसलिए कथेतर इस कथे कथा से इतर तो बोलना पड़ता है। खैर, हम बढ़ते हैं पाठ्यक्रम की तरफ, जिसमें हम हमें मैंने बताया इसकी परिभाषा और स्वरूप को जानेंगे और इसके उद्भव और विकास को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य की भैया 2 शाखाएँ निकली, कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य में प्रमुखतः आ जाएँगी जो आपकी इसमें कहानी होती है, कल्पना शामिल होती है। प्रमुखतः कहानी, उपन्यास इसके प्रमुख 2 उदाहरण हैं और कथेतर गद्य साहित्य जिसमें कथा प्रधान नहीं होती है, कल्पना नहीं होती है। मैं यहाँ 2 जगह क्रॉस लगाना भूल गया, क्षमा चाहूँगा। और इसमें सूचनात्मकता होती है, प्रधानता होती है सूचनात्मकता की, इसमें विश्लेषणात्मकता होती है, आत्मानुभूतिपरक होती है, विचार प्रधान होती है। अब आगे देखते हैं इसकी विधाएँ। अब मैंने यहाँ पे 5 विधाएँ ली है, इसका मतलब 5 ही नहीं और भी है जो नीचे लिख दी है। देखिए इसकी कौन-कौन सी विधा है, इसमें निबंध आ जाता है। इस निबंध क्या होता है, प्रमुखतः विचार प्रधान होता है, विचार करके ही उसको लिखा जाता है किसी विषय पर। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा जब कोई व्यक्ति अपनी ही जीवन की किसी घटना को आरंभ से लेके अंत तक उसे लिखे। और संस्मरण, पूर्णता, जीवनी ये सभी हमें पढ़ेंगे आगे, क्या होते हैं। इसके ये विधा है, बस आपका यहाँ उद्धरण देकर आप काम चला सकते हैं। यात्रा वृत्त है, रेखा चित्र है, आलोचना है, डायरी है। आपने पिछले सेमेस्टर में आलोचना पढ़ा भी होगा। तो ये सब क्या है आपका कथेतर गद्य साहित्य। अब बात आती है यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात की। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो ये कोट आप यहाँ पर ज़रूर ही लिख ही दीजिएगा कि क्षमा चाहूँगा, यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों और कथेतर विधाओं में से ही सबसे अधिक संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझा इसकी परिभाषा को और इसके संक्षिप्त स्वरूप को। अब हम आते हैं इसके उद्भव और विकास की बात करते हैं। इसमें से पहला चरण आएगा सामाजिक ऐतिहासिक कारण। इसमें से फोर्ट विलियम कॉलेज। अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है भारत में 1800 ईस्वी में, जिसमें 2 प्रमुख साहित्यकार होते हैं लल्लूलाल और सदल मिश्र, जो कथेतर गद्य साहित्य की नींव रखते हैं, मतलब आरंभ करते हैं कि भाई ज़रूर नहीं हमेशा कथा ही हो,
कुछ विचार प्रधान, कुछ संश्लेषण प्रधान रचना भी होनी आवश्यक है हमारे समाज में, तभी तो समाज थोड़ा शिक्षित बन पाएगा। आगे देखते हैं। प्रेस एवं पत्रकारिता का विकास आपको पता होगा पंडित जुगल किशोर जी के नेतृत्व में उदंड मारदंड की स्थापना होती है 1826 में। यह हिंदी का पहला पत्रकारिता पत्र था। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है विकास यात्रा के प्रमुख चरण देखेंगे। इसमें से पहला है भारतेंदु युग विधाओं का बीजारोपण। अब देखिए भारतेंदु युग ही ऐसा युग था जिसमें कथेतर गद्य साहित्य का आरंभ होता है, जो नींव डालते हैं इस युग में। इसमें यदि देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इस युग में कथेतर गद्य साहित्य की शुरुआत राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार के संकल्प के साथ शुरू हुई। भारतेंदु जी ने स्वयं कविवचन सुधा और हरिजन हरिश्चंद्र मैगजीन आपको पता ही होगा ये के माध्यम से निबंध, यात्रा वृत्तांत, इतिहास लेखन को बढ़ावा दिया। बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप लिखा, प्रदीप प्रस्तावित किया और प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी निबंध को जिंदा दिली और तार्किक तीखापन दिया। भारतेंदु जी का यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा इस विधा का प्रारंभिक बिंदु है। अब देखते हैं अगले चरण के लिए द्विवेदी युग आपको पता होगा। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने 1933 में भाषा का परिष्कार किया, व्याकरण को सुगठित किया और गाहकारों को केवल कविता छोड़कर कथेतर विधाओं जैसे जीवनी, इतिहास, विज्ञान, निबंध पर लिखने के लिए प्रेरित किया। इस पुग में यदि आप देखेंगे इस जो युग है इसमें प्रमुखतः बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना और आत्मकथात्मक लेखन की नींव रखी। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग के माध्यम से संस्मरण विधा की सुगठित शुरुआत की। आगे देखते हैं शुक्ल युग जो छायावाद युग भी है प्रमुखतः, जिसमें यह काल हिंदी कथेतर गद्य की चरम उत्कर्ष का समय है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने अद्वितीय पंच चिंतामणि के माध्यम से हिंदी निबंध और मनोविकार संबंधी लेखन की विश्व स्तरीय प्रौढ़ता प्रदान की। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 कथेतर गद्य है, जिसमें प्रमुखतः यदि बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक दस्तावेज है ये हिंदी साहित्य का। इसी काल में महादेव वर्मा ने अपने ऐतिहासिक रेखाचित्र और संस्मरण लिखना शुरू करे। इसमें यदि बात करें तो चलचित्र रेखा के चलचित्र आपको पता होगा। अतीत के चलचित्र 1941 में स्मृति की रेखाएं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को साहित्य का नायक बनाया। अब आते छायावादोत्तर काल में, जिसमें समकालीन दौर में जो 1940 से अद्यतन है आप तक है, विधाओं का विस्फोट और नया सौंदर्य शास्त्र। स्वतंत्रता के बाद कथेतर गद्य में विधागत विविधता और वैचारिकी तीखापन अत्यधिक बढ़ गया। जीवनी की बात करें तो अमृत राय कृत आपको पता होगा। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र रहे, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी। किस नाम से आप देख सकते हैं, कलम के सिपाही या कलम का सिपाही नामक शीर्षक से इन्होंने उनकी जीवनी लिखी। और विष्णु प्रभाकर जो आपकी सिलेबस में भी लगा हुआ है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनमें और रचना इस काल में और रचना हुई, प्रमुखतः प्रमुख रचनाएं आपको रट लेनी है इसमें से। यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन के मेरा तिब्बत की यात्रा और आगे की अरे यायावर रहेगा गामा ने इसे दार्शनिक और सांस्कृतिक ऊंचाई दी। आत्मकथा और अस्मिता मूलक विमर्श हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में लिखी आत्मकथा के बाद 1990 के दशक में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया जैसे दलित आत्मकथा और आप देखते हैं मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, रमणीका गुप्ता जैसी स्त्री राम कथाओं ने कथेतर गहरा का पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है और यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, मन्नू भंडारी का पूरा सौंदर्य शास्त्र ही बदल दिया। तो यहाँ पर आपकी बातें उद्भव और विकास की। यहाँ पर आप सोच रहे हो खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, ये इतना ही था, संक्षिप्त था, बहुत सरल सी इकाई थी। अब आगे आते हैं, यह इकाई थोड़ी ज्यादा जटिल लग सकती है आपको, जिसमें हमें पढ़ना है जीवनी और डायरी, और इसके बाद हमें संस्मरण और रेखा चित्र पढ़ना है। देखते हैं, पहले समझते जीवनी क्या होती है। जब कोई लेखक स्वयं के जीवन को छोड़कर समाज, राष्ट्र, कला या इतिहास के किसी ख्याति प्राप्त प्रेरणादायी अथवा महत्वपूर्ण पुरुष या स्त्री के समग्र जीवन वृत्त, उसके आंतरिक बाह्य व्यक्तित्व, उसकी युगीन परिस्थितियों तथा उसके सामाजिक अवदानों का अत्यंत गहन शोध और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कलात्मक गद्य के रूप में तटस्थ आख्यान प्रस्तुत करता है, तो उसे जीवनी विधा कहते हैं। कुछ समझ नहीं आया, एक बार देखते हैं। जब कोई रचनाकार किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, चाहे उसने क्रांति की हो अपने जीवन में या साहित्य में क्रांति की हो या किसी अन्य क्षेत्र में क्रांति की हो, जब उसके संबंध में उसकी जीवनी अर्थात उसके पूरे अच्छे से उसका ब्यौरा लेकर, उसके बारे में अच्छे से शोध कर कर जब वह ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके बाद वह जो रचना लिखता है,
उसके संबंध में वह जीवनी कहलाती है। कहने का आशय है वह रचनाकार अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में जब लिखता है तो वह होती है जीवनी। और इतनी संक्षिप्त से कुछ नहीं होगा। आप इस व्याख्या को ज़रूर देख लीजिए और इसको ही अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। अब डॉक्टर नगेंद्र जी का क्या विचार है इनके संदर्भ में कि जीवनी किसी महान पुरुष के अंतर्बाह्य जीवन का कलात्मक, प्रामाणिक और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है। इसमें कल्पना का प्रयोग केवल तथ्यों के पारस्परिक अंतर संबंधों को सुगठित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसकी हम विशेषताओं पर देखते हैं। तो जीवनी विधा की विशेषता कुछ इस प्रकार से है जिसमें ऐतिहासिक, तथ्यात्मक और प्रामाणिकता हो। इसमें जो वह व्यक्ति है जिस पर वह लिख रहा है, उसका इतिहास तो होगा ही होगा, लेकिन वो अधिकतम प्रामाणिक होगा। आप आवारा मसीहा ले लीजिए, जिसमें विष्णु प्रभाकर जी ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगाल के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार रहे अपने समय में, जिनके संदर्भ में उन्होंने उनकी जीवनी लिखी। अब वह उन्होंने ऐसे तो लिख नहीं दी होगी, पूरे 14 वर्ष का समय लेकर उन्होंने उनकी जीवनी लिखी। अब इसमें उन्होंने बहुत शोध किया, कई इंटरव्यू लिए, कई साक्षात्कार लेने के बाद, कई-कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्सेस लिए उन्होंने। इसके बाद जाकर कहीं वो रचना हमारे सामने आ पाई। चरम तटस्थता और निष्पक्षता होती है। अब इसमें ऐसा नहीं है जो रचनाकार है, वह जिसके बारे में लिख रहा है, वह उसकी पूरी-पूरी चाटुकारिता करे या उसके मात्र अच्छे पक्षों को दिखाए, बुरे पक्षों को छिपा दे पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह उसमें तटस्थता और निष्पक्ष रहना चाहिए मतलब अनबायस्ड वह ना बने। चरित्र का बहुआयामी मनोवैज्ञानिक उद्घाटन। अब चरित्र का पूरा रूप दिखाना होता है, बहुआयामी चाहे वह अच्छा हो, बुरा हो। जैसे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी को विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा में वहीं अगर पॉजिटिव वे में दिखाया उन्हें कि भई सकारात्मक गुण ये हैं, तो उनके नकारात्मक भी दिखाए, किस प्रकार से वो नशे की लत में पड़ गए थे, किस प्रकार बुरी लत में पड़ गए थे। तो उन्होंने उनके बुरे पक्ष को भी दिखाया, लेकिन उस बुरे पक्ष से भी सीख हमें मिले, उस लायक उन्होंने उस रचना को लिखा। कथात्मक और विवरणात्मक शैली का समन्वय होना चाहिए। कथात्मक मतलब कथा जैसी चलनी चाहिए तो क्या ताकि जो पाठक है वह बोर ना हो जाए, उसको उसमें असहजता महसूस ना हो। विवरणात्मक उसमें विवरण होने चाहिए। सामाजिक युगीन चेतना का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो उस समय का जो समाज है वह भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाज से इतर कोई अकाल्पनिक सी जीवनी चल रही है किसी व्यक्ति की। अब हम आते हैं इसकी प्रमुख रचनाएँ जीवनी की, जैसे चरितावली मैंने बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। अब आप ऐसा नहीं है पूरी-पूरी रचनाएँ रटने बैठ रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है। आप यदि इसमें 4-5 भी कर ले रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। चरितावली आप कर लीजिएगा, बाकी कलम का सिपाही जो अमृत राय अपने पिताजी प्रेमचंद के संदर्भ में 1962 में प्रकाशित करते हैं, बाकी आवारा मसीहा आप देख लीजिए विष्णु प्रभाकर जी की। और प्रमुखतः तो 3 ही हैं, अगर 4-5 भी कर ले रहे हैं तो काफ़ी है। आगे देखते हैं अब इसके उद्भव और विकास की बात करें आखिरकार जीवनी का कैसे हुआ, इसमें भी हमने युग में बाँटा जिसमें भारतेंदु युग रहा। मोटी-मोटी बात इस काल में क्या हुआ यह राष्ट्रीय जागरण के प्रभाव स्वरूप महापुरुषों के प्रति आदर भाव को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं चरितावली में पंच पवित्र आत्मा लिखकर प्रस्तुत किया। मतलब अब यहीं से स्टार्टिंग होती है इसी काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं किसी महान साहित्यकार, महान क्रांतिकार प्रमुखतः ताकि उस समय के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन को बल मिल सके कि हाँ, जिन्होंने अच्छा काम किया उनके कम से कम उनके इस बारे में साहित्य तो लिख रहा है। राधा कृष्ण दास द्वारा रचित कबीरदास का जीवन चरित्र। अब आता है द्विवेदी युग जिसमें प्रमुखतः उन्होंने द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का उन्मोदन किया आपको पता होगा जिसमें उन्होंने व्याकरणिक जो अनुशासन है वह साहित्य को दिया कि भाई व्याकरणिक कोई त्रुटियां ना हो साहित्य में। इसमें हमें कई रचनाएं देखने को मिली। वही बाबू श्याम सुंदर दास जी की स्वामी विवेकानंद हो या रामचंद्र शुक्ल ने बाबू अ, राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी हो आदि आदि। अब देखते हैं शुक्ल युग और छायावादोत्तरी काल का युग जिसमें हम देख सकते हैं स्वतंत्रता के आसपास और उसके बाद हिंदी जीवनी विधा के ने गुणात्मक छलांग लगाई जिसमें चरित्रों को केवल आदर्श पुरुष के रूप में पूजने के बजाय उनके इंसानी रूप, उनकी कमियों और उनको मनोवैज्ञानिक उलझनों को उभारा गया। 1962 में अमृत राय ने कलम के सिपाही लिखी। आवारा मसीहा ने विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित करवाई, जो हमारी जीवनी विधा की प्रमुख रचनाएँ और प्रमुख स्तंभ भी हैं। तो यहाँ पर हमारी जीवनी विधा समाप्त होती है। अब हम आते हैं डायरी पर। डायरी क्या है? अब डायरी आप ये कोई साहित्यकार आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप डायरी लिखते हैं तो वैसे लिखनी चाहिए। बहुत ही कारगर साबित होती है डायरी आपकी बहुत सारी उलझनों का समाधान कर देती है जब आप डायरी लिख रहे होते हैं। खैर बात करते हैं कि डायरी क्या होती है? जिसमें प्रमुखतः तथ्यों का बहुत प्रमाण होता है। कहने का आशय जब आप सो रहे होते हैं, वो या तो रात में या कभी भी मतलब उस दिन का, उस समय का, उस वर्ष का उद्धरण अवश्य लिखते हैं कि मैंने इस समय यह
डायरी लिखी है कि मेरी सुबह से लेकर अब तक या दैनिक की जो पूरी घटना रही है उसको कैसी बीती, उसे आप शब्दों में जब पिरोते हैं, तो वह डायरी लेखन शैली है। इसमें द यदि इसकी परिभाषा पर जाए तो डायरी या देनदिनी इसको दूसरा नाम है। गद्य साहित्य की वह नितांत व्यक्तिक और आत्मनिष्ठ विधा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली दैनिक घटना, प्रमुखतः गौर कीजिएगा दैनिक घटना है, ऐसा नहीं है हफ्तों बाद की घटना लिख रहा है। लिखने को तो वो भी लिख सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया रहती है दैनिक की डायरी, जिसमें दिन हुआ आपने रात में डायरी लिखी। विभिन्न परिस्थितियों के साथ हुए अपने टकरावों, तत्कालिक अनुभूति विचारों, मानसिक अंतर्द्वंद्वों और आत्म साक्षात्कारों को पूरी बेबाकी, ईमानदारी और गोपनीयता के साथ तिथि, दिन और समय के क्रमानुसार लिपिबद्ध करता है। यह लेखक का स्वयं के साथ एकांत में किया गया संवाद है, जो किसी बाह्य पाठक को ध्यान में रखकर नहीं लिखा जाता। अब अंग्रेजी भैया डायरी के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि डायरी एक वह झरोखा है, जिसके माध्यम से लेखक अपने अंतर्मन की गहराइयों को बिना किसी कृत्रिम आवरण के सीधे कागज पर उतारता है। यह सत्य के प्रति रचनाकार का नितांत निजी और बेबाक साक्ष्य है। तो यहाँ पर बात करी मैंने प्रमुख रूप से डायरी है क्या? अब इसकी विशेषता पर आते हैं। जैसे तिथिबद्धता और कार्यक्रम मैंने इसकी बताई प्रमुख विशेषता कि इसमें तिथि का बहुत ध्यान रखा जाता है, किस तिथि में लिखा जा रहा है और कालक्रम बहुत निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आप पिछले दिन की डायरी दिन का ब्यौरा अब दे रहे हैं और आज का ब्यौरा जो है वो पहले पहले तो दे ही नहीं पाएँगे, क्षमा चाहूँगा। आप मतलब आज का समझ रहे हैं ना, आप आज का ब्यौरा 10 दिन बाद दे रहे हैं, तो उस डायरी का कोई महत्व बनता नहीं है। चरम ईमानदारी और बेबाक सत्यता इसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जो उसका दिन हुआ, उसने क्या विचार रखा अपना, आज उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसे पूर्णतः ईमानदारी के साथ बेबाक सत्यता और ये बता दूँ ये गोपनीयता होती है। आप जो डायरी लिखते हैं, ये क्या होती है गोपनीय होती है। आप किसी मतलब पर्सनल होती है, एक शब्द होता है अंग्रेजी में पर्सनल बिल्कुल व्यक्तिगत, निजी होती है। आप इसे किसी और को पढ़वा या दिखाने से बहुत हिचकिचा सकते हैं क्योंकि आपने कई ऐसी चीज़ें लिख रखी होती है जो किसी और को नहीं जाननी चाहिए, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये फिर साहित्य में क्या कर रही है? साहित्य में सब व्यक्ति पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सभी व्यक्ति की डायरी की बात नहीं हो रही है। उन साहित्यकारों की डायरी की बात हो रही है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, अपने जीवन में उन सफलताओं को प्राप्त किया, जो सभी व्यक्ति ख्वाब देखते हैं, सपना स्वप्न देखते हैं मात्र। तो उनकी डायरी को पढ़ने से हमें वो प्राप्त हो सकता है, जो हमें चाहिए, समाज को चाहिए, समाज को कुछ सीखने को मिलेगा। तात्कालिकता की सघनता है, मैंने बताया उसी समय लिखना पड़ता है, तब ही जाकर उस डायरी का कुछ महत्व बनता है, अन्यथा वह डायरी का महत्व नहीं है। अनौपचारिक और मुक्त शैली है, अनौपचारिक है, औपचारिक इसमें बिल्कुल नहीं है। औपचारिक, अनौपचारिक आई होप आपको पता हो। व्यक्तिक चेतना के बहाने योगीन बोध होता है, मतलब युग का ही बोध होता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति व्यक्ति चेतना है। मान मान लो कोई व्यक्ति वर्णन कर रहा है कि आज मैं बाज़ार गया, वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला, यह हुआ, वो हुआ, तो वहाँ पर वह व्यक्ति मात्र अपना वर्णन नहीं कर रहा है, वह वहाँ के समाज का, वहाँ के वातावरण का भी अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर ही दे रहा है। यह विशेषता हुई डायरी की। अब इसकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, जिसमें से प्रमुखतः इतनी सारी रचनाएँ हैं, क्या सारी रटनी पड़ेगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आपको जितना याद रहे उतनी काफ़ी है। मैक्सिमम मतलब 3 तो कर ही लीजिएगा, ताकि आप उद्धरण में कम से कम लिख सकें, जिसमें से प्रमुखतः मेरी मेरी कॉलेज डायरी है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की। एक साहित्यिक की डायरी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। इसके अलावा आप प्रमुखतः ये प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन, ये तो 3 रट ही लीजिएगा, बाकी ये नीचे की 5 हैं, इन्हें भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं उद्भव और विकास की तरफ। प्रारंभिक चरण और बीजारोपण देखते हैं इसमें हिंदी साहित्य में डायरी विधा का आगमन पाश्चात्य शिक्षा से हुआ। देखिए कहाँ से हुआ? पाश्चात्य शिक्षा डायरी से। आपको एन्ने फ्रैंक नामक डायरी अवश्य याद होगी, वह प्रमुख स्तंभ है पश्चिम में तो डायरी विधा के नाम से। यहाँ पर यदि बात करें तो आधुनिक बोध के साथ हुआ है। यद्यपि भारतीय हिंदू युग के पत्रकारों की टिप्पणी में इसके अंश मिलते हैं, परंतु एक स्वतंत्र विधा के रूप में इसका सूत्रपात इन यदि बात करें तो सन 1954 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी के प्रकाशन से हुआ, जो उन्होंने मूलतः 1917 से 1923 के बीच अपने छात्र जीवन में लिखी थी। इसी दौर में सिया राम शरण गुप्त की दैनिक और सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनिक भी सामने आई। आगे देखते हैं आधुनिक और समकालीन विकास। स्वाधीनता के बाद यदि बात करें जब व्यक्ति के जीवन में अकेलापन, मध्यम वर्गीय अंतर्द्वंद और मोह भंग हुआ, तब डायरी विधा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनी। मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी है, ने इस विधा को कोरी घटनाओं के वर्णन से ऊपर उठाकर दार्शनिक चिंतन और साहित्यिक आलोचना का सर्वोच्च औजार बना दिया। इसके बाद आगे और विशेषकर मलयज की डायरियों ने यह सिद्ध कर दिया कि डायरी केवल समय काटने का साधन नहीं है,
बल्कि आत्म परीक्षण आप देख सकते हैं, आत्म परीक्षण क्योंकि आप जब डायरी लिखेंगे, तो ऐसे तो है नहीं आप लिख के भूल जाएँगे, पटक देंगे उसे। आप कभी-कभी आपका मन करता है तो आप पुराने दिनों को एक बार देख लेते हैं, पहले कैसा था या कैसी थी, जो अब जाके मेरे अंदर क्या-क्या मेरे में परिवर्तन आए, या परिवर्तन आए भी हैं कि नहीं आए, या मुझे कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला है। तो ये सब आप अपना ही एक आत्म परीक्षण कर लेते हैं डायरी विधा से। तो डायरी लिखने का बहुत फ़ायदा है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो प्लीज़ लिखिए ज़रूर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो अच्छे से स्पष्ट होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं जीवनी और डायरी में अंतर क्या है। स्वाभाविकता बहुत अंतर है, लेकिन मैंने अंतर रखा क्यों है? क्योंकि सिलेबस में मान लीजिए आ गया, इनमें अंतर बताइए, तो आप तो लिख ही देंगे मोटा-मोटा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं। चरित्र नायक, देखिए जीवनी में जो व्यक्ति होता है वह कोई अन्य व्यक्ति होता है, जो नायक होता है कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। लेकिन डायरी में कौन होता है? हम ही, जो लिख रहा होता है वही, जो लेखक है वही प्रमुखतः नायक बन जाता है। अब इसमें एक-एक उदाहरण लिख दिए, जैसे इसमें कमल का सिपाही और इसमें मलयस की डायरी। दृष्टि और प्रकृति की बात करें तो ये प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और ये प्रकृति में आत्मनिष्ठ होती है। अब वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ का क्या मतलब है? देखिए 2 शब्द होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, मतलब वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ से आशय है जो तथ्य है, जो फैक्ट है, आप उसे वैसा का वैसा ही रखेंगे। आप उसमें कोई अपनी राय, अपने विचार नहीं प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आत्मनिष्ठ हो जाता है जिसमें आप अपनी विचार, अपनी सलाह को प्रकट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए वस्तुनिष्ठता में आप ले लीजिए, मान लीजिए दिल्ली की राजधानी क्षमा चाहूँगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली है, ये फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन आत्मनिष्ठ में क्या होगा, आप अपनी राय रखते हैं, आत्मनिष्ठ आशय है कि जिसमें भाई भारत की राजधानी चेन्नई होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? आप इसमें पूरा उसको उसकी राय रखेंगे, पूरा फैक्ट रखेंगे, पूरे तर्क रखेंगे क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। खैर ये बात रही। अब इसमें इसका क्या बोधगम्यता है? जीवनी में वस्तुनिष्ठता क्यों है? क्योंकि आप जिस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, आप अपने विचार नहीं लिख सकते उसमें कि हाँ, इन्होंने इस वर्ष इस काल में यह किया होगा, ये नहीं। तो वह डायरी थोड़ी ना जीवनी थोड़ी ना रह जाएगी किसी की, तो कुछ और बन जाएगी। डायरी में है क्या होता है, आप आत्मनिष्ठता अपनी डाल सकते हैं। कैसे? आप डायरी लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने विचार उसमें प्रकट कर सकते हैं। काश मैं ऐसा ऐसा कर रहा होता, काश वहाँ चल गया होता। आप अपने बारे में लिख सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ अपने विचार ही प्रकट करेंगे मूलतः तो। अब समय का अंतराल देखते हैं इसमें। यह घटना घटने के बाद लिखी जाती है किसी व्यक्ति के संदर्भ में, और ये घटना घटने के समय ही लिख दी जाती है, तुरंत तत्काल में। गोपनीयता एवं पाठक के वर्ग, ये कोई गोपनीयता नहीं होती है इसमें, लेकिन इसमें गोपनीयता बनाए रखनी पड़ती है। अब आते हैं शिल्प, भाषा और बंधन पर। यदि बात करें तो ये विधा सुगठित, सुव्यवस्थित और आख्यान-परक, व्याकरण सम्मत और महाकाव्यात्मक या उपन्यासात्मक शिल्प से बंधी हुई होती है। मतलब बहुत इसमें ध्यान रखा जाना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी औपचारिकता नहीं है, इसमें ये अनौपचारिक है, संरचनाहीन है, बिखरी हुई-सी है। किसी भी मतलब व्याकरणिक या विधागत बंधन से सर्वथा मुक्त है ये। मतलब व्यक्ति इसमें कितनी त्रुटियाँ करे, कोई महत्व नहीं है इसका। लेकिन डायरी अपने आप में बहुत महत्व रखती है। अगर आप आज व्याकरण की त्रुटियाँ कर रहे हैं, भाई 1 साल बाद भी कर रहे हैं, तो आपने मतलब डायरी में लिखते समय कुछ अपनी एनालाइज़ या आत्म परीक्षण तो किया ही नहीं है। खैर, अब आते हैं अगली विधा पर, जो है संस्मरण। नाम से स्पष्ट है, स्मरण मतलब स्वयं का स्मरण। संस्मरण कथेतर गद्य की वह आत्मीय और रगात्मक विधा है जिसमें लेखक अतीत में अपने संपर्क में आए किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी योगीन घटना, महापुरुष या अविस्मरणीय दृश्यों को समय बीत जाने के बाद अपनी स्मृति के आधार पर पुनः वर्तमान के धरातल पर कलात्मक जीवन और श्रद्धापूर्ण गद्य के रूप में पुनर्जीवित करता है। यदि बात करें तो संस्मरण में लेखक स्वयं उपस्थित रहता है, परंतु उसका मुख्य लक्ष्य उस अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के अछूते आयामों को उजागर करना होता है। संस्मरण लेखक की स्मृति की मंजूषा से निकले वे सजीव चित्र हैं जो अतीत के धुंधलके से निकलकर वर्तमान के धरातल पर पाठक के हृदय को अपनी रगात्मकता से सराबोर कर देते हैं। यह कहते हैं महादेव वर्मा जी के कोटेशन, इसे अपने उत्तर में अवश्य लिखिएगा। अब इसकी विशेषता क्या है? स्मृति पर पूर्ण आधारित होता है। अब संस्मरण से आशय है, जब कोई व्यक्ति है, वह किसी अपने किसी बीते पल की किसी घटना को याद करता है और उसे अचानक से मन करता है इसके बारे में कुछ लिखूं, तो वह उसको घटना को प्रस्तुत करता है। वह होता है संस्मरण, मतलब स्मरण, ये मतलब स्मृति। इसके लिए अंग्रेजी शब्द है मेमोरी। मेमोरी में मतलब उस समय जो याद आया वह लिख दिया। स्मृति पर पूर्ण आधारित होती है, प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संबंध में आत्मीयता होती है, श्रद्धामय और रागात्मक दृष्टिकोण है इसमें। आत्मकथात्मक अंश की उपस्थिति भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लगता है कभी-कभी आत्मकथा ही लिख रहे हैं अपनी ऐतिहासिक घटना के बहाने। ऐतिहासिक और साहित्यिक मूल्य की प्रधानता होती है। अब आज आप इसमें प्रमुख रचनाएँ देख लीजिए, ये हैं,
इसमें पद्म पराग प्रमुख है और पथ के साथी तो महादेव वर्मा के प्रमुख है ही। इसके अलावा मुझे जो लगते हैं वह है वे दिन वे लोग जो शिवपूजन साय जी की हैं। ये 3 तो अवश्य रट ही लीजिएगा, बाकी आप प्रमुख देख सकते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रमुख उद्भव और विकास चलता है। इसमें भैया पहले वाले में बीजारोपण में पद्म पराग प्रमुख है और सेकंड वाले में पथ के साथी हम हशमत प्रमुख है। अब ये बात रही संस्मरण की, उम्मीद है समझ आया होगा। अब रेखा चित्र की बात करते हैं। बहुत से लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। वह जब हम अंतर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे, पहले देख लेते हैं। अब रेखा चित्र क्या होता है, स्केच होता है। क्या होता है, स्केच। जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, अब आवश्यक नहीं है, अभी मैं अंतर बताऊंगा आपको। स्मरण, जब संस्मरण लिखते हैं तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप जानते हैं, आप तभी तो उसके बारे में लिख पाएंगे। लेकिन रेखा चित्र में ऐसा नहीं है। रेखा चित्र, मान लीजिए आप चल रहे थे, चलते चलते आपने कुछ ऐसा देखा, किसी व्यक्ति को संघर्ष करते हुए देखा, आप उसको नहीं जानते हैं और तब भी आप उसके बारे में लिख दे रहे हैं कुछ, तो होता है रेखा चित्र। आप, आपका उससे कोई भली भांति परिचय भी नहीं है, आपका कोई उससे जान पहचान है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में लिख दे रहे हैं, उसके संघर्षों को देखकर भारी भारी रूप से। तो ये होता है रेखा चित्र। अब जरूर इसमें व्यक्ति हो नहीं, आवश्यक नहीं है, इसमें कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली, यही भी हो सकता है। ये हम देखेंगे जब अंतर पढ़ेंगे। अंग्रेजी के स्केच शब्द से पर्याय के रूप में प्रयुक्त रेखा चित्र कथेतर गद्य की वह कलात्मक बिंबात्मक, देखिए बिंब बनता है जब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लेखक शब्दों रूपी नपी तुल्य रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या यहाँ तक कि किसी मूक पशु पक्षी के बाह्य रूप, रंग, वेशभूषा, शारीरिक चेष्टाओं तथा उसके आंतरिक स्वभाव का ऐसा अत्यंत सजीव, गतिशील और चित्रात्मक वर्णन करता है कि पढ़ते ही पाठक की कल्पना के सामने उस वस्तु या चरित्र का एक पूर्ण, सजीव और स्पष्ट शब्द चित्र साक्षात होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इसके संदर्भ में, जिस प्रकार कोई चित्रकार तूलिका और रंग की रेखाओं से कैनवास पर रूप चित्र अंकित करता है, कि उसी प्रकार कुशल गद्यकार शब्दों की सीमित नपी तुली और मर्म भेदी शब्द रेखाओं द्वारा किसी चरित्र या दृश्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को पाठक के मानस पटल पर साकार कर देता है। हालांकि आपको लगने को तो बहुत मुश्किल लग सकती है, लेकिन सिंपल सी है, इसमें क्या ही कहा है। बाकी आप इसको रट लीजिएगा अच्छे से, अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। विशेषता की बात करते हैं, अत्यधिक चित्रात्मक और बिंबात्मक होती है। जिस व्यक्ति के बारे में मान लीजिए लिख रहा होता है, आप चल रहे हैं मान लीजिए, और कोई पिता है जो अपने बच्चों के लिए ईंटें उठा रहा है, आप उसे देखते हैं, आपको अंदर से बहुत करुणा जैसी भावना उत्पन्न होती है, और आप सोचते हैं कि चलो मुझे इसके संदर्भ में कुछ लिखना है। तो आप उस जब उनको लिखेंगे, तो वह, जब लिखने के बाद हमें जो चीज प्राप्त होगी वह चित्रात्मकता और बिंबात्मकता। आप, जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा उसके समक्ष बिंब प्रस्तुत होगा कि किस प्रकार से साहित्य ने इसको प्रस्तुत किया है। आगे देखे तो इस प्रकार से नेक्स्ट विशेषता है भैया, गागर में सागर भरना। आपने तो सुना होगा कि गागर है कुछ बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। ठीक इसी प्रकार रेखा चित्र में भी ऐसा ही होता है। इसमें कोई उपन्यास नहीं लिख रहा है व्यक्ति, ना जीवनी लिख रहा है, क्योंकि जीवनी और उपन्यास पर आप में बहुत बड़ी बड़ी विधाएं हो जाती है, बहुत लिखना पड़ता है उसमें। लेकिन रेखा चित्र में क्या है, कम शब्दों के माध्यम से बहुत बड़ी बातें या उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा गहराई की बातें कह देना। आगे देखते हैं, पूर्ण तटस्थता और फोटोग्राफिक दृष्टि है इसमें, मतलब कहने का बिंबात्मकता, विषय की असीमित व्यापकता होती है, मर्म स्पर्शी संवेदनशीलता होती है। अब प्रमुख रचना देख लीजिए, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, माटी के मूर्ते, गेहूं और गुलाब, रेखाएं बोल उठी, स्मृति की रेखाएं। इसमें स्मृति की रेखाएं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेव वर्मा की। और महादेव वर्मा की अतीत के चलचित्र और बोलती प्रतिमा, तीन ये महत्वपूर्ण है, श्री राम शर्मा जी की। इसे आप अपने उत्तर में अवश्य लिखें। उद्भव और विकास की बात करें तो जिसमें बोलती प्रतिमा प्रथम युग में उद्भव काल में चलती है, और अतीत के चलचित्र जो अभी समकालीन युग की एक तटस्थ रचना है। अब हम आते हैं संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर क्या है। जैसे कि मैंने बताया, जो बात करेंगे मूल प्राण तत्व की बात करते हैं, इसमें इसका मूल आधार अतीत की स्मृति होती है। ठीक है, जब व्यक्ति के साथ समय का लंबा अंतराल होता है, मान लीजिए उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के आप संदर्भ में संस्मरण लिख रहे हैं, आपने उसके समय साथ अवश्य बिताया होगा, और उसके साथ बिताया किसी एक घटना, पूरे जीवन की घटना को नहीं, किसी एक घटना जो आपको हमेशा याद आती है, उसको जब साहित्य में पिरो देते हैं तो वो संस्मरण होता है। लेकिन रेखा चित्र क्या होता है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, आप शायद उस व्यक्ति से परिचित होंगे, और ये अनिवार्यता नहीं है कि आप उसको जानते ही हैं। ठीक है, आप उसके बारे में जब लिखते हैं, उसको दृश्य प्रस्तुत करते हैं, तो वह होता है आपका रेखा चित्र। और रेखा चित्र का मतलब मैंने आपको बताया, स्केच, स्केच, पेंटिंग या ड्रो। व्यक्तिगत संबंध की अनिवार्यता देख लेते हैं। इसमें जो लेखक का चरित्र नायक के साथ गहरा सीधा संबंध रखता है, लेकिन इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है इस चीज की भाई, कि वो संबंध उसके साथ रखे या ना रखे। आत्मीयता बनाम तटस्थता हो क्या होती है, यह विधा अनिवार्य रूप से आत्मपरक, भावुक, श्रद्धामय और आत्मीयता से ओतप्रोत होती है।
लेखक का झुकाव नायक की तरफ साफ दिखता है, जैसे हम हशमत में देख लीजिए। लेकिन यदि बात करें रेखा चित्र में, तो यह विधा संस्मरण की तुलना में अधिक तटस्थ होती है। अधिक तटस्थ होती है, जो व्यक्ति के बारे में लिख रही है भैया सही लिखेगी, वस्तुपरक होती है। वही वाली बात, अब यहाँ पर आ जाएगी आत्मनिष्ठता और यहाँ पे आ जाएगी वस्तुपरकता। ठीक है, आगे देखते हैं विषय का सामाजिक दायरा क्या होता है। इसका नायक प्राय समाज का कोई प्रतिष्ठित आदरणीय ऐतिहासिक साहित्यकार होता है, या साहित्य को मतलब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें वो व्यक्ति कोई नीच से नीच प्राणी हो सकता है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, तुच्छ उपेक्षित प्राणी हो सकता है, पशु-पक्षी हो सकते हैं। अब पशु-पक्षी पे कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कोई कुत्ता है, तो उसके संदर्भ में आप मान लीजिए आप उसको देखते हैं, वह भूखा पड़ा हुआ है, करा रहा है, उतने में आप उसको देख लेते हो, आपकी संवेदना जागृत हुई, करुणा जागृत होगी। तो आप उसके संदर्भ में जब साहित्य में लिखते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? रेखा चित्र कहलाएगा। महादेवर्मन जैसे गिलहरी में भैया गिल्लू, गाय और गोरा और मयूर पर नीलकंठ जैसे कालजयी रचनाएं लिखी। आगे देखते हैं विस्तार, सीमा और शिल्प। यह ऐतिहासिक कालखंड युगीन परिस्थितियों और घटनाओं को समेटने के कारण विस्तृत लंबा हो जाता है। ये मतलब बहुत विस्तृत होता है और यह संक्षिप्त भी चल जाता है। अब हम आते हैं यूनिट थर्ड में। अब उम्मीद है आपको यहाँ पर ये समझ आया होगा अच्छे से। अब यूनिट थर्ड में आते हैं, हमें क्या पढ़ना है इसमें प्रमुखतः। इसमें हम आवारा मसीहा और दद्दा पढ़ेंगे। इसमें हम शुरू करते हैं आवारा मसीहा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं आवारा मसीहा। यह जीवनी है प्रमुखतः शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। मतलब इनकी जीवनी है, लेकिन लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो जैसा कि मैंने कहा रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। और इसमें किसके संदर्भ में लिखा है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ये कौन है? ये बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। यह कब प्रकाशित हुई? 1974 में प्रकाशित हुई। इसे लिखने में समय कितना लगा? 14 वर्षीय समय लगा। 1959 से लेकर 1973 तक का समय लगा। अब इसमें प्रमुखतः 3 खंड आते हैं इस कहानी में। दिशाहारा जो अपने आप में 18 शीर्षक लिए हुए है। दिशा की खोज जो है 18 शीर्षक है जिसमें भी, और दिशांत इसमें 30 शीर्षक है। अब इसको समझते हैं एक बार। देखिए दिशाहारा का क्या मतलब है? जब वो व्यक्ति अपनी दिशा को हारा हुआ है, प्रारंभ में किस प्रकार, जब शरद चंद्र की बात होगी, तो वह किस प्रकार से अपनी दिशा, अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, वह किस प्रकार की लतों में खो जाता है, मोहभंग हो जाता है उसका। लेकिन दिशा की खोज में क्या होता है, वह रोजगार की तलाश में है, अन्य-अन्य चीज़ों की तलाश में दिशा को खोज रहा है कि कर क्या होना चाहिए। अब दिशांत में क्या है, दिशांत में वह अपनी रचनाओं को लिखने लगे हैं, अब वह प्रसिद्ध हो चुके हैं समाज में, उनको उनकी ख्याति बन चुकी है साहित्य साहित्य में, और इसी समय उनका अंत भी, मतलब उनका निधन भी हो जाता है दिशांत में। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम समझते हैं कालजयी इनकी जीवनीकार विष्णु प्रभाकर जी की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विष्णु प्रभाकर जी की संक्षिप्त जीवनी के बारे में, क्योंकि आवश्यक है। क्योंकि आप जब उत्तर लिखेंगे तो थोड़ा उदाहरण इनका भी दे अवश्य दीजिएगा, 4 से 5 लाइन में। चूँकि विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित आदर्शवादी और संवेदनशील रचनाकार हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गाँव में हुआ था। उनके साहित्य में मानवीय मूल्य, राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार की भावना कूट-कूट कर भरी है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और जीवनी जैसे विविध विधाओं पर अपनी सशक्त लेखनी चलाई। गांधीवादी विचारधारा से गहरे प्रभावित होने के कारण उनके लेखन में सत्य, अहिंसा, शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई देती है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की साधना और कठिन परिश्रम का चरमोत्कर्ष है। महान बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की इस जीवनी को प्रामाणिक रूप से लिखने के लिए लेखक ने लगभग 14 वर्षों का अनवरत शोध किया। वे शरतचंद्र के अ, जीवन से जुड़े हर स्थान, चाहे वह बंगाल हो, बिहार हो या म्यांमार, पर स्वयं गए। उनके मित्रों और सगे संबंधियों से मिले और प्रामाणिक तथ्य एकत्रित किए। इस अनुपम कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। अब कृति का स्वरूप देख लेते हैं आखिरकार। आवार मसीहा मात्र एक व्यक्ति का जीवन वृत्त नहीं है, बल्कि यह एक महान कलाकार के अंतर्मन, उनके अंदर संघर्ष, उनके अंतर द्वंद, उनकी कमजोरी, उनकी महानता का सजीव क्या है, दस्तावेज है। यह हिंदी साहित्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। विष्णु प्रभाकर जी ने शरतचंद्र के विद्रोही और फक्कड़ स्वभाव को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उभारा है, जिसने समाज के नियमों को उपन्यास से अमर स्थान दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा इनके संदर्भ में क्या कहते हैं कि जीवनी विधा में जो स्थान अंग्रेजी में बोसवेल की लाइफ ऑफ जॉनसन का है, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में वही अद्वितीय और सर्वोच्च स्थान विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा का है। यदि बात करें तो ये देख लीजिएगा, आप जीवनी के प्रमुख चरित्र देख लेते हैं फटाफट। इसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो
प्रमुख नायक हैं और मोतीलाल चट्टोपाध्याय हैं जो शरतचंद्र के पिता हैं। भुवन मोहिनी देवी है जो शरतचंद्र की माताजी हैं और मणींद्र नाथ हैं जो जिनका शॉर्ट में नाम राजू भी है प्यार से। शरतचंद्र के बचपन के मित्र हैं और उनके मामा भी हैं। हिरण्मय देवी जो है वो शरतचंद्र की जीवन संगिनी है, दूसरी पत्नी है, प्रमुखता है ये। धीरू जो है वह शरतचंद्र के बचपन के प्रेम है। अब इस तरह की मूल वैचारिकी क्या है, आखिरकार क्या इसमें बात है? इसमें आप देख लीजिए आवारा मसीहा और इसमें आवारा में और मसीहा में द्वंद्व है। अब इसमें कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति आवारा है वो मसीहा भी है, लेकिन कैसे हो सकता है? वह आवारा इस चीज में नहीं है, वह आवारा समाज की रूढ़ियों के प्रति आवारा है। ठीक है, मतलब समाज की रूढ़ियों ने नहीं, और रूढ़ियों को नहीं मानता है तो समाज ने उसे आवारा घोषित कर दिया। हाँ, आरंभिक रूप से वह कैलत में पड़े, लेकिन उस घटना से उन्हें आवारा घोषित नहीं किया जा सकता है। तो उनकी रूढ़िवादिता के प्रति कट्टर विरोधीपन को देखते हुए नायक इन्होंने जो रचनाकार है उन्हें आवारा घोषित किया, लेकिन बाद में उन्हें क्या कर दिया, मसीहा भी घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वह रूढ़िवादी ना हो, लेकिन वह समाज के उस वर्ग के प्रति अपनी अपनी संवेदना जागृत रखते हैं जो सामान्य कोई व्यक्ति नहीं रख पाता है। समाज के उपेक्षित और कलंकित वर्गों के प्रति अगाध करुणा, जैसे मैंने कहा। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख पंक्ति है कि भैया पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। शरद बाबू का संपूर्ण जीवन और उनका साहित्य इसी शाश्वत सत्य का जीवंत उदाहरण है कि पाप से घृणा कर लो, लेकिन पापी से नहीं। यहाँ पे देखिए वह किन किन के प्रति अपनी संवेदना रखते थे, विशेषकर वैश्याओं, लांछित नारियों, भिखारियों के प्रति अपनी संवेदना रखते थे। रूढ़ी और पाखंडी समाज का तीखा विरोध किया, जैसे मैंने बताया। नारी अस्मिता और उसकी पीड़ा के गहन अभिव्यक्ति करी। कलाकार की स्वतंत्रता और बंधनहीनता पर उन्होंने चर्चा करी। दरिद्रता और सृजन का अंतर संबंध उन्होंने समझाया। बचपन के भटकाव और जीवन के पाठशाला, आप देखिए किस प्रकार से बचपन में भटक गए थे। प्रमुखतः वेश्या, मदिरा, इन जैसे चक्करों में, इन जैसी लत में आ गए थे, जिसमें जिसमें प्रथम सर्ग दिशाहारा में इस चीज को दिखाया गया है। अब इसके बाद वे म्यांमार में जाते हैं रोजगार की खोज में, आगे दिशा की खोज जो आगे सर्ग है उसका। इसमें बर्मा में बिताए वर्ष शरद के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव थे। वहां उन्होंने न केवल आजीविका के लिए संघर्ष किया, बल्कि प्रवासियों के सुख दर्द को देखा और प्लेग जैसी महामारियों के बीच मानवीय सेवा को बहुत करीब से देखा। आगे देखते हैं कि साहित्य और राजनीति का समन्वय। साहित्य और राजनीति के समन्वय, अब देखिए मात्र साहित्यक नहीं थे, एक प्रकार से थोड़ा राजनीति से प्रेम रखते थे, जिसमें प्रमुखतः वह कांग्रेस के पदों पर रहे जो क्रांतिकारी आंदोलनकारों को हिंसक क्रांतिकारियों के प्रति वह सहानुभूति अधिक रखते थे। लोकप्रियता और एकाकीपन का विरोध दिखता है यहाँ पर। ठीक है, जब शरतचंद्र अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर लोकप्रियता के शिखर पर थे, तब भी उनके भीतर एक गहरा के एकाकीपन और उदासी व्याप्त थे। अच्छा, शरतचंद्र जी की एक रचना है, आपको पता होगा, देवदास। आपने अवश्य पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अप्रतिम रचना है उनकी। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने रचना की सप्रसंग व्याख्या लिखी है। अब सभी के लिखना तो संभव नहीं है। मैंने एक पंक्ति ली है इनकी, किस प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो पंक्ति देखते हैं कि मानव मन के अतल गहराइयों में छिपे हुए सत्य को खोजना ही उस कलाकार का एकमात्र लक्ष्य था, जिसे समाज ने पतित कहा। उसने उसके भीतर भी देवत्व के दर्शन दिए। उसकी सहानुभूति कभी भी तर्कों की कसौटी पर कसकर नहीं उपजी थी। वह तो साक्षात करुणा का झरना थी, जो हर ऊंच नीच के दीवार को ढाकर स्वतः प्रवाहित होती रहती थी। यही कारण है कि उसके पात्र आज भी पाठकों की आंखों में आंसू और मन में श्रद्धा जगा देते हैं। तो हम पहले बढ़ते संदर्भ की तरफ। प्रस्तुत पंक्ति विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध जीवनी आवारा मसीहा से उद्धृत है। इस अंश में लेखक ने कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अंतर्दृष्टि, उनकी लेखन कला के मूल उद्देश्य और उनकी असीम मानवीय करुणा का सूक्ष्म और तार्किक विवेचन किया है। प्रसंग क्या कह रहा है? जीवन का जो जीवनीकार है यह स्पष्ट कर रहा है कि वह शरद चंद्र के उपन्यासों और कहानियों में जो पात्र जैसे देवदास, पारो, राजलक्ष्मी दिखाई देते हैं, वे समाज द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद पाठकों के पूजनीय क्यों बन जाते हैं? लेखक शरद चंद्र की रचना प्रक्रिया के छिपी उनकी मूल दार्शनिक सोच को रेखांकित कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या है मूलतः व्याख्या। विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि भैया शरद चंद्र एक ऐसे विशिष्ट कलाकार थे जिनकी दृष्टि समाज के ऊपरी सतह पर न रुककर सीधे मनुष्य के हृदय की गहराइयों में उतर जाती थी। समाज अत्यंत निष्ठुर है, वह किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को समझे बिना उसे पतित या चरित्रहीन घोषित कर देता है। परंतु शरद चंद्र ने ऐसे तथाकथित चरित्रहीन और गिरे हुए व्यक्तियों के भीतर भी झांका और पाया कि उनके अंदर भी पवित्रता, त्याग और देवत्व मौजूद है। उनकी यह सहानुभूति किसी बौद्धिक विमर्श या सामाजिक नियमों के तर्क से पैदा नहीं हुई थी,
बल्कि उनके स्वयं के हृदय की स्वाभाविक करुणा थी। यह करुणा किसी ऊंच-नीच, पाप, पुण्य या अमीर-गरीब की सीमा को नहीं बन मानती है। इसी निश्चल और असीम करुणा के कारण जब वह अपने उपन्यासों में इन उपेक्षित पात्रों को चित्रित करते हैं, तो पाठक उनसे नफ़रत करने के बजाय उनके प्रति सहानुभूति से भर जाते हैं और उसकी उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मतलब कहने का आशय वह जो समाज में सबसे दबा कुचला वर्ग है, जिन्हें हमेशा समाज नकार देता है, एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकारता नहीं है, उनको किस प्रकार से उनके प्रति अपनी संवेदना ज़ाहिर करी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अब इसके साहित्य विशेष देख लें, इसमें भाषा शैली, दार्शनिक चिंतन, सटीकता है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आवारा मसीहा, अब देखिए आप सोच सकते हैं कि ये रचना तो अपने आप में बहुत विस्तृत है। आपने इतना संक्षिप्त कंटेंट कैसे दिया? देखिए, मैं परीक्षा की दृष्टि से मैं प्रमुखतः ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें से यह काफ़ी है आपके लिए ताकि आप अपने उत्तर में कुछ या बेहतर लिख सकें। बाकी आप मूल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे देखते हैं हम अगली जो रचना है दद्दा, मैथिली शरण गुप्त जी की है, महादेव वर्मा। अब राष्ट्र कवि कहलाने वाले मैथिली शरण गुप्त, उन्हें दद्दा की उपाधि भी प्राप्त है। दद्दा का मतलब जिन्हें हम जिन पर हम निर्भर रह सकते हैं, जिन पर विश्वास कर सकते हैं। दद्दा या दादा जिन्हें जो मतलब अपने आप में शब्द जो बड़े की अनुभूति करवाए कि हाँ, दद्दा आ गए हैं। हम मतलब कहने का आशय है, एक बड़े एक ऐसा पद जिसमें जो छोटे व्यक्ति हैं वह उन पर निर्भर हो सके, उन पर विश्वास अ, जुटा जुटा सके। आगे देखें तो ये जो संस्मरण है, अब ये क्या है प्रमुखतः एक संस्मरण है। संस्मरण क्या है आपने ऊपर देखा होगा। संस्मरण ये रचित है महादेव वर्मा जी द्वारा रचित 1956 में इन्होंने पद के साथ ही लिखा था, जिसमें कई साहित्यकारों के बारे में लिखा, जिसमें दद्दा अर्थात जो मैथिली शरण गुप्त जी का संस्मरण है, उनके संदर्भ में भी एक यह रचना लिखी। आगे देखते हैं। महादेव वर्मा द्वारा रचित संस्मरण दद्दा उनके प्रसिद्ध संग्रह पद के साथ ही का एक मर्मस्पर्शी हिस्सा है। इसमें लेखिकांग ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के विराट व्यक्तित्व का अत्यंत आत्मीय और सजीव चित्रण किया है। यह रचना दो महान साहित्यकारों के पारिवारिक और वैचारिक संबंधों का जीवंत दस्तावेज है। महादेवी जी ने दद्दा के बाहरी स्वरूप के साथ उनके अंतर्मन की तरलता, उदारता, बाल सुलभ निश्चलता को उभारा है। गुप्त जी का व्यक्तित्व एक विशाल वट वृक्ष के समान था, जिसकी छाया में तत्कालीन नवोदित लेखक स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं थे। लेखिका ने उनके परंपरावादी संस्कारों और आधुनिक समस्याओं के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता के द्वंद्व को बिना किसी बनावट के यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। साहित्यिक निष्कर्ष पर दद्दा मूर्धन्य समीक्षकों की दृष्टि में यदि बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इनके संदर्भ में। महादेवी जी ने दद्दा संस्मरण में मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, वह केवल एक व्यक्ति का रेखा चित्र नहीं है, बल्कि वह हिंदी के उस स्वर्ण युग का जीवंत इतिहास है, जहाँ राष्ट्रीयता, मानवीय करुणा और पारिवारिक आत्मीयता एक साथ घुली मिली थी। गुप्त जी के भीतर का शिशु और उनके भीतर का राष्ट्र कवि दोनों एक साथ एक इस गद्य में सांस लेते दिखाई पड़ते हैं। अब आप आते हैं इसकी प्रमुखता क्या साहित्यिक विशेषताएँ हैं, इसमें राष्ट्र चेतना और देशभक्ति है। अब मैथिली ग्रंथ गुप्त जी की प्रमुखता क्या विशेषता है कि साहित्य उनमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना दिखती है, राष्ट्र के प्रति जागरूकता दिखती है। आपने यदि उनका भारत भारती पढ़ा हो, तो आपको अवश्य दिख सकता है उसमें। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। कितनी बढ़िया बात कही है। आगे नारी भावना और उपेक्षित उद्धार उनकी रचना में हमेशा नारी के प्रति करुणा या संवेदनशीलता हमें देखने को मिलती है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये पंक्ति है, अबल जीवन हाय अबला क्षमा चाहूंगा मिसप्रिंट है, अबला जीवन हाय तुम्हारा यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, उन्होंने रामकृष्ण और बुद्ध जैसे पौराणिक नायकों को मानव कल्याण के दूत के रूप में आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में विश्व बंधुत्व, रचना सत्य और करुणा पर गहरा बल दिखता है। खड़ी बोली का परिमार्जन भी मिलता है इनकी रचना में। अब आगे देखते हैं संस्मरण की शिल्पगत विशेषता क्या है। यथार्थ परक अंकन है यहाँ पर यथार्थ पूरी रचना का बात करें, उनका कोई महिमा मंडन नहीं किया उन्होंने मैथिली शरण गुप्त का। जो वास्तविकता थी महादेव वर्मा ने वही उनके दिखाने के प्रयास किया। जैसे इसमें लिखता है कि दद्दा के विशाल ललाट पर क्रोध की रेखाएं जितनी आसानी से खिंच जाती थी, उतनी ही सहजता से उनके अधरों पर बाल सुलभ मुस्कान भी तैर आ जाती थी। मतलब ये मुस्कुराते बहुत थे मैथिली शरण गुप्त। आप देखेंगे जो निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, वह अपने आप में एक ही ऑप्शन रखता है कि भाई खुश रहने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब ऐसे तो खुश रह नहीं सकते तो मुस्कुरा लेते हैं। तो यह भी उन्हीं व्यक्तियों में गिने जाते थे। चित्रात्मक भाषा शैली है, स्त्री अस्मिता का आदर भी दिखता है। अब हम आते हैं रचना के मूल पर। आखिरकार इसका मूल सारांश क्या है?
यदि परिचय और प्रभाव की बात करें भैया, लेखिका का परिचय दद्दा से किसी औपचारिक घटना के बिना समय के प्रवाह में स्वतः हुआ। उनका प्रभाव पहली मुलाकात से ही अत्यंत गहरा और चिरस्थायी था। बाह्य रूप, रंग और पहनावा है, इसमें मतलब कहने का आशा है कि जिस प्रकार से जो दद्दा है मैथिली शरण गुप्ता जो दिखाते थे वही अंदर से भी थे। ऐसा ऐसा नहीं है प्रवृत्ति के व्यक्ति हों कि बाहर से कुछ और दिखाते हो, अंदर से निश्चल या कपटी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं था। व्यक्तित्व का अंतर्विरोध, उनके चरित्र में परंपरा और आधुनिकता आधुनिकता का अद्भुत सामंजस्य था। व्यक्तिगत जीवन में कड़े सनातनी नियमों का पालन करने वाले तथा वैचारिक रूप से अत्यंत प्रगतिशील भी थे। बाल सुलभ निश्चलता है, करुणा और अतिथि सत्कार भी है, नवीन विधाओं के प्रति उदारता भी है। मतलब ऐसा नहीं है जो नवीन साहित्यकार आ रहे हैं उन्हें अपने नीचा दिखा रहे हैं, उनको नहीं सराहना दे रहे हैं ताकि साहित्य को प्रोत्साहन या बल मिल सके। निराले जी से संबंध होता है। फकड़ स्वभाव के महाप्राण निराला और नियमों के पाबंद दद्दा का वैचारिक संबंध अद्भुत था। दद्दा निराला के प्रतिभा का सम्मान करते थे और निराला उनके पितृतुल्य आदर जैसे-जैसे। अब आप ये जानते होंगे जो निराला थे उनके जीवन में कितने संघर्ष हुए। उन्होंने वह संघर्ष चाहे वह सरोद स्मृति में क्यों ना प्रस्तुत किया हो। उनके जीवन में मतलब उनके जो सारे सगे-संबंधी थे वह उनसे पूर्व ही चले गए, चाहे उनकी बेटी हो या बीवी हो। उन्होंने जो देखा वह शायद ही किसी साहित्यकार ने देखा हो। लेकिन बात क्या है समझाना चाह रहा हूँ। उन उन वह किसी अन्य व्यक्ति से बात कम ही किया करते थे या जल्दी से नहीं किया करते थे। लेकिन वही बात के मैथिली शरण गुप्त जी, तो यहाँ पर वह मैथिली शरण गुप्त जी से वह सहज थे, उनसे बात आराम से कर सकते थे। अब जो व्यक्ति जो जीवन में दुखी हो, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में आकर खुशियाँ भर दे या उससे बात भी कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति का आप व्यक्तित्व पता कर सकते हैं, कितने अपने आप में महान व्यक्तित्व होंगे वो। आगे देखते हैं क्षमा चाहूँगा छूट गया। आर्थिक चेतना और गुप्त दान में मिलता है यहाँ पर। युग का अवसान मिलता है कि इस प्रकार से दद्दा का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग का अंत था, जहाँ बड़प्पन में स्नेह, अनुशासन में आत्मीयता और मानवता का सर्वोच्च स्थान है। अब इस रचना की प्रमुख प्रमुख पंक्ति को देख लेते हैं। उनका साधारण बड़प्पन ही उनकी सबसे बड़ी असाधारणता का ही थी। वह इतने ऊंचे थे कि उनके सामने खड़े होने पर किसी को अपने छोटे होने का एहसास नहीं होता था। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर महादेव वर्मा ने। बल्कि हर व्यक्ति स्वयं को ऊंचा उठते हुए महसूस करता था। कहने का आशय उनके साथ खड़े होकर उनका पद गायब हो जाता था। वो राष्ट्रकवि थे लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ का अहंकार नहीं किया। उनके साथ जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उनको यह एहसास नहीं होता कि ये राष्ट्रकवि है, बल्कि अपने ही एक गौरवान्वित एक गर्व का उन्हें महसूस होता है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ आखिरकार। क्योंकि उनके चेहरे पे कभी घमंड नहीं झलकता था कि वो इतने बड़े साहित्यकार हैं। उनकी सनातनी रूढ़ियों का खोल केवल बाहरी था, उसके भीतरी एक ऐसा आधुनिक और कोमल हृदय धड़कता था, जो युग की हर नई करवट और नारी की हर अदृश्य पीड़ा को समझने में पूरी तरह सक्षम था। दद्दा पाई-पाई का हिसाब रखने वाले चतुर व्यवसायी भी थे और सर्वस्व दान कर देने वाले फ़कीर भी। उनके इस यदि बात करें इस रूप को वही समझ सकता था, जिसने उनके हृदय के भीतर झाँकने का एहसास किया हो। तो यहाँ पर यूनिट 3 ख ख समाप्त होती है। अब हम यूनिट 4 पे चलते हैं जिसमें हमें प्रमुखता जैसे कि मैंने ऊपर बताया बिदापत नाच और निराला के पत्र हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है। इसमें हम पहले आते हैं बिदापत नाच। अब बिदापत जो है वह बिहार के उस क्षेत्र में पूर्वांचल के मतलब क्षेत्र में जाकर ये बिदापत हो गया। ये प्रमुखतः यदि आप विद्यापति से ही अवश्य ही परिचित होंगे। वह यह किस काल के लेखक थे कमेंट में ज़रूर अवश्य बताइएगा। जो विद्यापति हैं उनके देखिए उनकी जो रचनाएँ हैं पूर्वांचल में या बिहार के प्रमुखतः जो पश्चिमी क्षेत्र है उधर की तरफ ज़्यादा इनकी रचनाएँ का पठन-पाठन या गायन होता है, गीत के रूप में गाया जाता है। तो उसी में यह रचना लिखी है। ये रिपोर्ट है प्रमुखतः रिपोर्टाज है जो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। अब रिपोर्ट से समझ आ रहा होगा आपको उस क्षेत्र में जाकर उस चीज़ का ब्यौरा कर रहा है कि आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है। तो प्रमुख रूप से आप फणीश्वर नाथ रेणु जी से तो परिचित ही होंगे, हिंदी की प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार। अब प्रमुख बात हमें क्या जाननी है इनके संदर्भ में कि हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास और कहानी परंपरा के प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु का स्थान अप्रतिम है। उनका जन्म बिहार के अररिया जिले तत्कालीन पूर्णिया के औराही हिंगला नामक ग्राम में हुआ था। रेणु जी केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नेपाल के राणा विरोधी लोकतांत्रिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक सजग क्रांतिकारी भी थे। राजनीतिक सक्रियता और जनसामान्य से गहरे जुड़ाव ने उनकी दृष्टि को अत्यंत यथार्थवादी और मानवीय संवेदना से पूर्ण बनाया। आगे देखते हैं रेणु जी ने हिंदी गद्य को एक नई जीवन ऊर्जा दी। उन्होंने महिला अंचल जैसे युगांतकारी जो उपन्यास है, उनके माध्यम से अंचल विशेष की भाषा, संस्कृति, लोकगीत, विसंगतियों और वहाँ के लोगों के सीधे-साधे जीवन को मुख्य धारा के साहित्य का विषय बनाया।
रिपोर्टाज लेखन के क्षेत्र में रेणु जी के कलम ने पत्रकारिता की तटस्थता और साहित्य की तरलता का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। ऋण जल, धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्व और नेपाली क्रांति कथा के उनके प्रमुख रिपोर्टाज संग्रह हैं, जो उनकी बारीक सामाजिक दृष्टि और अनूठी अनूठी गद्य शैली को प्रमाणिक साक्ष्य है। अब मैंने ओवरऑल ये रीड तो कर दिया, बाकी आपको समझ आया होगा अवश्य। आप थर्ड ईयर के छात्र हैं, आपको इतना तो बहुत गम्यता होनी चाहिए। बेसिक बेसिक चीज जो समझाने लायक नहीं है, मैं उन्हें आगे देखते जा रहा हूँ। अब विद्यापत नाच क्या है आखिरकार? विद्यापत नाच फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रिपोर्टाज है। ठीक है। अब बात करें कि आखिरकार इसमें मूल क्या बात की गई है। इस रिपोर्टाज में रेणु जी ने उत्तर बिहार, मिथिला और पूर्णिया अंचल की पर्णासन लोक कला विद्यापति नाच, देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया विद्यापति नाच का जीवंत और आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। मतलब वे देखती होंगी कि इस प्रकार वहां का समाज इस संस्कृति को अपने अंदर ढाले हुए है आज भी। यह रचना केवल एक नाच या लोक नाट्य का वर्णन नहीं है, बल्कि यह उस लोक कला के बहाने ग्रामीण समाज की आर्थिक विपन्नता, सामंती शोषण, लोक कलाकारों के जीवन के अभिशप्त यथार्थ और आधुनिकता की अंधी दौड़ के कारण लुप्त होती जा रही हमारी सांस्कृतिक धरोहर की मर्मस्पर्शी गाथा है। कहना का आशय है, जो वो लोग अभी तक अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं, वह किस प्रकार से अपने मतलब पिछड़ने का संघर्ष कर रहे हैं। अभी देखिए वो अपनी संस्कृति को तो अपना रहे हैं, लेकिन उनको नुकसान क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण जो भी हो गया है, भूमंडलीकरण के कारण वह कहीं न कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं समाज से। रेणु जी ने अपनी चिरपरिचित आंचलिकता, शब्दावली, गीतों और स्थानीय मुहावरों के माध्यम से इस रिपोर्टाज को एक कथा जैसी रोचकता और जीवंतता प्रदान की है। डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जब रिपोर्टाज लिखते हैं, तो वे केवल घटनाओं का संकलन नहीं करते, बल्कि उस दृश्य की रीढ़ में छिपी सांस्कृतिक धड़कन को पकड़ लेते हैं। विद्यापति नाच में उन्होंने लोक कलाकारों की भूख और कला के प्रति उनके अगाध समर्पण को जिस संवेदना के साथ उकेरा है, वह हिंदी कथेतर साहित्य में दुर्लभ है। अब इसकी विशेषता क्या है रचना की? आंचलिकता और सजीव वातावरण है। देखिए जहाँ रेणु जी है वहाँ आंचलिकता अवश्य होगी। लोकगीत और आंचलिक भाषा का प्रामाणिक प्रयोग है। पत्रकारिता और सृजनात्मकता का साहित्यिक अनूठापन है यहाँ पर। लोक कलाकारों के जीवन का यथार्थवादी अंकन भी है। कहने का आशय है जिन्हें इस कला के पीछे छिपे कलाकारों के दोहरे और त्रासद जीवन को उद्घाटित किया है। जो कलाकार मंच पर राजा रानी या भगवान का रूप धरकर समाज को आनंदित करते हैं, वे मंच के पीछे भयंकर गरीबी, भुखमरी और सामाजिक उपेक्षा का शिकार होते हैं। कितनी वास्तविकता, कितनी प्रासंगिक बात उद्धृत है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। अब वैचारिक पर आते हैं इसकी कि लोक संस्कृति का अवसान और आधुनिकता का संकट है। ठीक है, यहाँ पर वह कहते हैं कि शहरी रोशन और लाउड स्पीकर की कान फोड़ू आवाज के बीच सुदूर देहात की है सुरीली और मर्यादापूर्ण विद्यापति नाच की विधा दम तोड़ रही है। अब लोगों को रस नहीं उत्तेजना चाहिए। आगे देखते हैं, भूख बनाम कला का शाश्वत द्वंद्व है, इसमें वह लिखती हैं। देखिए मैंने हर पॉइंट में यहाँ पे रचना से प्रमुख कोटेशन उठा ली हैं। आप इनमें से 4 बात तो अवश्य रट लीजिएगा और हर पॉइंट में लिख ही दीजिएगा। मृदंग पर थाप पड़ते ही कलाकार अपनी भूख अतड़ियों को भूल जाता है और उसके पैर थिरक उठते हैं। पर सवाल है कि यह कला कब तक खाली पेट पर जिंदा रहेगी? सामंती मानसिकता और कलाकारों का मानसिक शोषण। मालिकों के लिए नाच सिर्फ रातों का शौक है, वह कलाकार के कला पर वाही-वाही तो देंगे, पर जब हक देने की बात हो आ जाएगी तो वह सामंती लाठी गरज जाएँगे, गरज उठेंगे। अबे कितनी बड़ी बात कही है। किस प्रकार जो सामंती वर्ग है वह भले ही उनके नाचों को देखकर आनंदित होता हो, लेकिन जब उनसे उनकी जो प्रमुख बेसिक नीड्स है, आवश्यकता वो माँगी जाएगी तब वह पीछे हट जाएँगे। विद्यापति के पदों में जो विरह विद्यापति के पदों की जो शाश्वत प्रासंगिकता है उसको देख लेते हैं एक बार। विद्यापति के पदों को जो विरह और मिलन का संगीत है, उसे गाते समय गाँव का बूढ़ा किसान भी अपने सारे दुखों को भूलकर सरसागर में डूब जाता है। कहने का आशय है देखिए जो मज़ा उस लोकगीत में रहा है, आज भी देख लीजिए, आज भी कहीं होता है लोकगीत तो यदि हम सुनते हैं तो कितना आनंदित हो उठते हैं। कितनी नॉस्टैल्जिया जैसा फ़ील होने लग जाता है। तो वो चीज़ें अब लुप्त होती जा रही है धीरे-धीरे भूमंडलीकरण के दौर में। पुरुष कलाकारों द्वारा स्त्री पात्रों का अभिनय और सामाजिक दृष्टिकोण, जिसमें मंच पर जो लड़का सुकुमार राधा बनकर सबको मंत्रमुग्ध कर रहा है, भोर होते ही आगे आप देख सकते हैं समाज उसे लोंडा कहकर उपेक्षित कर देगा। यहाँ पर एक शब्द है लौंडा, आप अप्रत्यक्ष रूप से जो
गाली है, उसे आज के दौर में यूज़ किया जाता है, लेकिन गाँव में ये लौंडा उनके लिए यूज़ किए जाते हैं जो स्त्री बनकर डांस करती थी, अपनी मजबूरी के कारण। कला का ऐसा दोहरा सम्मान केवल यही संभव है। आर्थिक विपन्नता के बीच सामूहिक उल्लास की खोज है, कला का बाजारीकरण और मौलिकता का ह्रास है, जातिगत रूढ़ियों अब देखिए जातिगत रूढ़ियाँ भी दिखाई हैं यहाँ पर रेणु जी ने। कला मंडली का आंतरिक लोकतंत्र है। रिपोर्टाज का उज्ज्वल पक्ष यह है कि कला के मंच पर जातिगत दीवारें ढह गई हैं। विभिन्न जातियों के लोग एक मंडली के साथ गाते बजाते और रहते हैं, जो ग्रामीण समाज के लिए एक आदर्श है। मंच के पीछे भले ही छुआछूत की दीवारें खड़ी हों, लेकिन जब साकेत और विद्यापति के गीतों का अखाड़ा जमता है, तब केवल कलाकार बचता है, उसकी जाति नहीं। कितनी बड़ी बात है। शासन और प्रशासन की घोर उदासीनता देखने को मिलती है। लोक कला के प्रति कलाकारों के अगाध और निश्चल निष्ठा देखने को मिलती है। गुरुजी कहते हैं कि रेणु भाई, यह नाच हमारे पुरखों की थाती है। तब जब तक हाथ में उंगलियों और गले में साँस है, विद्यापति के इस दिए को बुझने नहीं दूंगा। कितनी बड़ी बात है, किसी वहाँ के पात्र ने कही है। अब देख लीजिए इसकी प्रासंगिकता आज के टाइम पे क्या है भैया। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज विद्यापति नाच आज के वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और डिजिटल क्रांति के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज जब हमारी लोक भाषाएं, स्थानीय बोलियां और पारंपरिक कलाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं और उनका स्थान मोबाइल स्क्रीन तथा रील्स संस्कृति, आप देख सकते हैं रील संस्कृति में किस प्रकार से व्यक्ति ने अपने आप को झोंक दिया है। वह भूल चुका है हमारी लोक संस्कृति को, लोक कलाओं को। यही रिपोर्टाज हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसकी जड़ों और उसकी लोक संस्कृति और उसकी कलाओं से होती है। यदि हम अपनी लोक कलाओं को जीवित नहीं रखेंगे, तो हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को ही खो देंगे। इसके अतिरिक्त कलाकारों के आर्थिक पुनर्वास और कला के सम्मान का जो प्रश्न हमें रेणु जी ने तत्कालीन समय में उठाया था, वह आज भी उतना ही अनुत्तरित और महत्वपूर्ण है। यह रचना कला के संरक्षण के लिए एक वैचारिक और आंदोलन है की भूमिका तैयार कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मैप भी लगाया, ये बिहार का है प्रमुखतः, जो भारत है उसके क्षेत्र में यहाँ की तरफ पड़ने वाला जो क्षेत्र है, इधर की तरफ जो बिहार है उसको मैंने लिया है ये प्रमुख रूप से। इसमें आप देख सकते हैं प्रमुख प्रमुख जगह जहाँ पर ये नाच चलता है, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी या कोसी नदी का तटवर्ती क्षेत्र हो। आप यदि उत्तर में लिख के आते हैं छोटा सा मैप बनाकर इस तरह से ड्रॉ कर देते तो ये ज्यादा प्रभाव छोड़ता है एग्जामिनर पर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं निराला के पत्र साहित्य, निराला रचनावली खंड 8। अब निराला जी ने किसी व्यक्ति मतलब किन्हीं साहित्यकारों को अपने पत्र जो लिखे होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, अब वह भी किस प्रकार से साहित्य का रूप धारे हुए हैं, हम यहाँ पर इस रचना में समझना है। तो दोस्तों एक बार हम नजर डाल देते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिचय पर, किस प्रकार से। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सबसे विद्रोही, ओजस्वी और बहुआयामी रचनाकार हैं। उनका जन्म बंगाल में हुआ, परंतु जो उनका पैतृक निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़ाकोला ग्राम था। निराला का व्यक्तित्व यदि बात करें तो व्यक्तिगत जीवन भयंकर रहा, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको जाहिर करा, मैथिली गुप्त का जो दत्ता था उसमें आर्थिक अभाव और अपनों की अकाल मृत्यु से भरा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने जीवन और साहित्य से कभी समझौता नहीं किया। निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वे केवल मुक्त छंद के प्रवर्तक ही नहीं थे, बल्कि उपन्यास, कहानी, निबंध और पत्र साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान युगांतकारी है। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। वही निराला के संपूर्ण साहित्य शोषितों, पीड़ितों और हाशिए के लोगों के प्रति गहरे सहानुभूति तथा सामंती व रूढ़िवादी ताकतों के खिलाफ एक प्रखर शंखनाद है। उनके पत्रों में भी वही फक्कड़पन, निर्भीकता और कोमल मानवीय अंतर्मन दिखाई देता है जो उनकी कविताओं में मौजूद है। रचना का संक्षिप्त परिचय देख लेते एक बार। हिंदी कथेतर गद्य के अंतर्गत पत्र साहित्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मविधा है। निराला के पत्र मुख्य रूप से उनके द्वारा विभिन्न साहित्यकारों, मित्रों, प्रकाशकों और पारिवारिक सदस्यों को लिखे गए पत्रों का संकलन है। मतलब जो उन्होंने अपने पत्र साहित्यकारों को, किसी मित्रों को, प्रकाशकों को या अपने परिवार में किसी सदस्यों को लिखा, उन्हें साहित्य में डाल दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना जीवनी के अंतर्गत इन्होंने मतलब डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना जो उनकी प्रमुख बातें हैं, जीवनी है, उसमें अंतर्गत निराला जी के सैकड़ों ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पत्रों को सहेज कर
साहित्य जगत के सामने प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं यदि बात करें तो ये पत्र केवल औपचारिक संवाद नहीं बल्कि ये निराला के जीवन के उस अंधकारमय और संघर्षपूर्ण यथार्थ का जीवन दस्तावेज है जिसे उन्होंने अपनी आंखों से जिया था। इन पत्रों के माध्यम से पाठक निराला के स्वभाव की फक्कड़ता, उनकी आर्थिक तंगहाली, समकालीन साहित्यकारों के साथ उनके मधुर और एवं खट्टे संबंध जो दिखते हैं हमें, प्रकाशकों द्वारा किया जाने वाला क्रूर शोषण और हिंदी भाषा व साहित्य की उन्नति के लिए उनकी बेचैनी को बहुत निकटता से महसूस कर सकता है। आगे देखते हैं निराला के पत्र उनके फक्कड़। अब डॉक्टर अमिला शर्मा निराला के साथ साधने में क्या लिखते हैं? निराला के पत्र उनके फक्कड़ और स्वाभिमानी व्यक्तित्व का सबसे अच्छा आईना है। इन पत्रों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम निराला की आत्मा के सबसे निजी और सबसे ईमानदार कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें जहाँ एक और व्यवस्था के प्रति भयंकर आक्रोश है, वहीं अपने मित्रों और नवागंतुकों साहित्यकारों के लिए एक असीम निश्चल प्रेम भी है। अब रचना की विशेषता देख लेते हैं एक बार। जो रचना है, रचना में क्या है? आत्मीयता और अनौपचारिकता की पराकाष्ठा है। निराला के पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता। वे अपने पत्रों में किसी प्रकार के बनावट या औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। वे अपने सुख दुख, अपनी खींच और अपने प्रेम को बिना किसी संकोच के सीधे शब्दों में उड़ेल देते, मतलब कोई औपचारिकता नहीं, सीधा जो मन में आ रहा है वो, मतलब बहु बहु रूपी नहीं है, बहरूपी नहीं है निराला जी अपनी साहित्यिक प्रवृत्ति में। भाषा का अनूठा गवई और तत्सम मिश्रण है, आप जानते होंगे, स्वाभिमान और निर्भीकता का प्रकटीकरण है। पत्रों से स्पष्ट होता है कि निराला घोर दरिद्रता के दिनों में भी किसी बड़े से बड़े राजा, जमींदार या प्रकाशक के सामने नहीं झुके। उनका स्वाभिमान, सबसे बड़ी बात है कि इनमें इनका जो स्वाभिमान था बहुत तटस्थ था। वे किसी के सामने भी किन्हीं परिस्थितियों में नहीं झुकते थे। पत्रों की हर पंक्ति बिजली की तरह कड़कड़ाती है। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक और साहित्यिक कालखंड का प्रामाणिक साक्ष्य देखने को मिलता है जिसमें ये पत्र तत्कालीन हिंदी साहित्य जगत के अंदरूनी राजनीति, गुटबाजी, पत्र पत्रिकाओं के संपादन के तौर तरीकों और छायावादी कवियों के आपसी वैचारिक द्वंद्वों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रामाणिक और ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें मूल वैचारिक क्या है? इसमें पहली बात है कि प्रकाशकों द्वारा किया जाने वाला क्रूर आर्थिक शोषण किस प्रकार से। कहने का आशय, जब जो प्रकाशक है उन्होंने भी कभी समय समय आने पर निराला जी के जो रचनाएं हैं उनको प्रकाशन करने से मना कर दिया, या वरना वो पैसे नहीं दे रहे थे वो हिसाब से जिनके वो योग्य थे निराला जी। तो वो क्या कहते हैं, भाई प्रकाशक मेरी पुस्तकों से हजारों कमा रहे हैं, लेकिन जब मुझे 10 रुपए की आवश्यकता होती है तो वे बहाने बनाने लगते हैं। साहित्यकारों का ऐसा शोषण केवल इसी देश में संभव है। अदम्य और अड़ेग साहित्यिक स्वाभिमान किस प्रकार से स्वाभिमान उनकी इस चीज से झलकता है। देखिए, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत का हक मांग रहा हूँ। यदि मेरी कृतियों का उचित मूल्य मुझे नहीं मिल सकता तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, पर सिर नहीं झुकाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ से उनका स्वाभिमान झलकता है। समकालीन साहित्यकारों के प्रति आत्मीयता और निष्कपटता का प्रेम है। जैसे वो लिखते हैं कि पंत जी के स्वास्थ्य को लेकर मैं चिंतित हूँ। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, मतलब किसी कारण पंत और निराला में आपस में वैचारिक मतभेद थे, तो वे क्या लिखते हैं कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हिंदी साहित्य के आकाश में उनका बने रहना हम सब के लिए परम आवश्यक है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि की उन्नति के लिए गहरी चिंता। जब तक हिंदी अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती और हमारी शिक्षा का माध्यम नहीं बनती, तब तक देश की आज़ादी अधूरी है। हमें नागरिक के प्रचार में प्राणपण से जुटना होगा। मतलब हिंदी के प्रति भी उनका किस प्रकार से प्रेम है दिखता है। नए और युवा लेखकों को सतत मार्गदर्शन प्रोत्साहन देते हैं। तुम्हारी कविताओं में अद्भुत आग है, समाज के विरोधों से, मतलब किसी के संदर्भ में लिख रहे हो, किसी नवागंतुक जो साहित्यकार होंगे उनके संदर्भ में क्या लिख रहे हैं निराला जी कि समाज के विरोधों से घबराना मत, लिखते रहना, रास्ता कितना भी कठिन हो सत्य की जीत सुनिश्चित होगी। आगे मैं तुरंत देख लेते हैं। पारिवारिक दुख और निजता का मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति है। सरोज के जाने के बाद संसार सूना हो गया। ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ही मुझे इस धरातल पर भेजा है, पर मैं अंतिम समय तक नहीं लड़ूं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं उनके जीवन में संघर्ष रहा। उनकी जो पुत्री थी सरोज, उसका देहांत हो गया। वह क्या लिखता है कि युग दुख ही जीवन की कथा रहे, क्या कहूँ जो ना कही। मतलब दुखी क्या रही, जीवन की कथा रही, और क्या ही कहूँ जो ना कही। साहित्यिक गुटबाजी और पुरस्कारों की राजनीति पर प्रकार से साहित्य में लोग गुटबाजी कर रहे थे।
पुरस्कार ले देकर अपना स्वाभिमान दिखा रहे हैं। तो उन पर क्या लिखते हैं कि आजकल योग्यता का मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि रचना कैसी है, बल्कि इस बात से होता है कि लेखक किस गुट का हिस्सा है और किसके तलवे चाट रहा है। मतलब किस प्रकार से उनका स्वाभिमान इन लाइनों से, इन पंक्तियों से झलकता दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे होंगे। कला और साहित्य का सामाजिक जवाबदेही का सिद्धांत भी दिखता है। स्वतंत्र पत्रकारिता और संपादन का गरिमा पण है और फक्कड़ और जो फ़कीरी जीवन का दर्शन है वो दिखता है। रुपए आते हैं और चले जाते हैं, उनकी चिंता मैं कभी नहीं करता। मनुष्य का धन उसका चरित्र और उसकी मनुष्यता है। ये आज के टाइम पे लाइन बहुत प्रासंगिक है, आप देख सकते हैं। पैसे आएँगे जाएँगे, लेकिन मुख्य क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, आपका चरित्र, आपका व्यवहार। अब इस रचना की प्रासंगिकता देख लेते हैं एक बार। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है के पत्रों की प्रासंगिकता आज के बाजारीकरण, उपभोक्तावाद और डिजिटल युग में पहले से कई अधिक बढ़ गई है। आज जिस संवाद के माध्यम अत्यंत तीव्र हो चुके हैं, परंतु उनमें से आत्मिक गहराई और सत्य की पूरी तरह गायब हो चुके हैं। तब निराला के पत्र हमें संवाद की पवित्रता और ईमानदारी की याद दिलाते हैं। साहित्यिक धरातल पर देखें तो आज भी जो लेखकों हैं और बुद्धिजीवियों के सामने वही चुनौतियां हैं। बाजार का, आप देख सकते हैं, बाजार का दबाव, प्रकाशकों द्वारा बौद्धिक संपदा का शोषण, पुरस्कारों की राजनीति और गुटबाजी। निराला के पत्र आज के युवा रचनाकारों को इन विसंगतियों के बीच किस प्रकार से स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखने और उनके रीढ़ को सीधा करने का अदम्य प्रेरणा देती है। यह पत्र साहित्य अपने हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति जो होती है, उनमें भी एक रचनाकार को किस प्रकार से अपनी सामाजिक जवाबदेही और मानवीय मूल्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा विषय जो था कथेतर हिंदी साहित्य समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त तक पहुंचाएं। मात्र अपना भला करने से कुछ नहीं होगा, अपने दोस्तों का भी भला करें। तो इसी आपकी परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः बहुत धन्यवाद।